हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हम अपना वार्डन का पेपर जो आया था 10/6/2024 को उसको कंप्लीट कर रहे थे। इसके जो दो पार्ट हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब दो पेपर जो है वो हम पूरे के तरीके से मैथ के कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरे पेपर का फर्स्ट पार्ट जो है मैं पहले ही डाल चुका हूँ। सुबह 8 बजे क्लास आपकी लाइव हो गई थी और ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको 1 बजे मिल जाएगा। तो आज ये हमारे 10 तारीख के तीनों पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और और रही बात आपकी उसकी पीडीएफ की, तो कीस्टोन क्लासेस वाला चैनल टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो। आपको हिंदी की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी में 21 पेपर है और इंग्लिश में जो है वो 22 पेपर है, ठीक है। 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। उधार दी गई राशि पर एक निश्चित निश्चित राशि पर 50% की वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष के साधारण ब्याज के बीच में अंतर 1250 रुपए। मेरे को परसेंटेज दिया हुआ है, मेरे को टाइम दिया हुआ है, मेरे को बोला अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है यानी कि जो ब्याज है वो दो पार्ट्स में मिलेगा। भाई 50% की रेट है तो मैं बोलूंगा एक पार्ट तो 25% हो गया, एक 25% हो गया, यानी कि दो बार में मिलेगा। अब पीछे भी ये जब क्वेश्चन आया था तब भी मैंने आपको ठीक से समझाया था, जहां तक है कि सीआई और एसआई में क्या अंतर पड़ेगा। सीआई एसआई जो होगा वो पहले आधे साल में 25 मिलेगा, दूसरे आधे साल में 25 मिलेगा, इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये तो टोटल लास्ट में आके 50% ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सीआई की बात करूं तो ये यहाँ पे 25 मिलेगा और ये यहाँ पे 25 मिलेगा और यहाँ पे 25 का 25% और मिलेगा, इसको 25 का 25% और मिलेगा, ठीक है। 25 का 25% और मिलेगा तो 25 चौका 100 और 4 से ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 6.25। 6.25 और 25 और 6.25 कितना हो गया हमारा 31.25। अब इतना करने की वजह सिर्फ ये है कि आपको बेसिक पता हो, वरना वो जो फॉर्मूला हमारा सदाबहार है, जो भी क्लास को 5वीं 6ठी क्लास को देख रहा है या जो मेरी 3-4 महीने पुरानी वीडियोस को देख चुका है, ये फॉर्मूला हमारा डीएसएसबी का बहुत ज्यादा फेवरेट। पिछली क्लास में भी मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन इस पे, 4 क्वेश्चन देखे हैं इस पे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में डाल देना, हमें कुछ नहीं करना। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 25-25 है, मेरे को डिफरेंस देखना है तो 25-25 तो मिलेगा, यहाँ भी 25-25 मिलेगा, लेकिन इसको निकालना है हमें। अगर हमें इसको निकालना है तो इस फॉर्मूले में डाल दो, इसको निकालना है तो इस फॉर्मूले में डाल दो। ये कितना हो जाएगा 25 और 25 50 और 25-25 625 यानी कि 6.25। दो जीरो यहां से कट जाएंगी, प्लस माइनस है क्योंकि ब्याज मिल रहा है तो प्लस होगा, क्योंकि ब्याज मिल रहा है तो हमारा कितना होगा प्लस होगा। सॉरी ये 25, हाँ ठीक है प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 56.25% हो जाएगा, ठीक है 56.25% हो जाएगा। यहाँ पे भी यही आएगा 31%, 31.25 प्लस में 25, ये पहले साल वाला कितना हो जाएगा 56.25। तो आपको सीधा यहाँ लिखना है और ये देखना है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा कितना मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है भैया 50% और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 56.25%। अंतर कितने का पड़ रहा है 6.25% का। ये जो अंतर मेरे को दिया है कितना दिया है 1250, यानी कि 6.25% की वैल्यू कितनी है वो है 1250। तो 100% की राशि निकाल दो। इतना सा क्वेश्चन है, आपको ये माइंड में फ्रेम करना है। मेरे को पता है साधारण ब्याज तो 50 का 50 ही मिलेगा, तो 50 पे 56.25 में से दिमाग में 50% घटा दोगे, 6.25 बराबर 1250 के। तो यहां बस ये वाली लाइन लिखनी थी आपको, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, राशि कितनी, अमाउंट कितना आ जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 20,000। 20,000 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य का 9 गुना क्रय मूल्य के 10 गुना के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख दो। एसपी का 9 गुना, एसपी का 9 टाइम्स इज इक्वल टू सीपी के 10 टाइम्स के, ठीक है। सीपी को ऊपर रख लेते हैं, एसपी को नीचे ले जाते हैं। एसपी को नीचे ले जाएंगे, सीपी ऊपर रहेगा, 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि सीपी अगर रेशो में 9 है तो एसपी जो है वो 10 है। मेरे से प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है, मैंने बोला 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, सीपी पे होगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 100। 9 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 11.11% जो है वो हमारा यहाँ पे
राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक विक्रेता को 100 पेन 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 144 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे? इसको निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले सीपी चाहिए, सीपी से ही मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, तो मुझे इस कंडीशन से पहले सीपी निकालना पड़ेगा। मैंने बोला अगर 100 पेन 180 रुपए के हैं तो पर पेन कितने का हो गया? पर पेन हमारा 180/100 यानी कि 1.8 रुपीज का हो गया। ठीक है, और ये जो 1.8 रुपए 90% की हानि है। अगर मेरा सीपी 100 है और मेरे को हानि हो रही है तो मेरा एसपी 90 है। अगर मेरा सीपी 100 है तो मेरे को हानि हो रही है तो मेरा एसपी जो है वो 90 है। अगर 90 की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 1.8 तो 100 के आराम से निकाल सकता हूँ। 1.8 वैसे ही मेरे को यहाँ से 2 दिख जाना चाहिए। 90 अपॉन में 100, पेपर में हमें जितना कम लिखना है उतना कम लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 रुपए। ये पूरी कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। मेरे को यहाँ पे 1.8 निकालने के लिए 180/100 नहीं लिखना चाहिए कायदे से। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, पेपर में करना है, आपको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करना है। ये कैलकुलेशन सब दिमाग की, ठीक है, यहां तक की दिमाग की अभी तक की। अब मैंने बोला 20% का प्रॉफिट भी चाहिए उसे। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं ले लेता हूं इसको। ठीक है, अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए यानी कि उसको जो SP2 चाहिए, SP2 की बात करूं तो वो उसको 120 चाहिए। 100 की वैल्यू मेरे पास, 100% की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 120 की कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 2.4 रुपीज हो जाएगी। आप यहां से ऐसे करके निकाल सकते हो। 2.4 रुपीज एक आर्टिकल की कीमत हो गई। उसे कितने आर्टिकल बेचने होंगे भाई? 144 रुपए के बेचने हैं उसे, तो टोटल अमाउंट जो है उसके पास 144 है। प्रत्येक की कीमत कितनी है? 2.4 है। मल्टीप्लाई 10, 12 12 144, 12 दूनी 24 यानी कि 6, यानी कि उसे 60 आर्टिकल जो है बेचने होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। आधी से ज्यादा कैलकुलेशन इसकी दिमाग की है। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो 2-3 बार पॉज करके देख लेना। इसकी कैलकुलेशन ही दिमाग की है, ज्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं। मतलब बताने का बहुत कुछ है लेकिन कैलकुलेशन फिर भी दिमाग में होगी। यदि एक संख्या Z1 दूसरी संख्या Z2 से 95% कम है, Z2 मेरे को 3200 से 5% अधिक दे रखा है, मतलब एक इक्वेशन यहाँ दे रखी है, एक यहाँ दे रखी है, और पूछा मेरे से क्या, तो Z1 का मान याद कीजिए। ठीक है, मैंने बोला भैया, मेरे को बोला Z1 है, एक Z2 है। उसने मेरे को क्या बोला? उसने मेरे को बोला Z2 से 95% कम है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी 95 है। ऐसे ही रहने देते, 5 से काट के भी क्या ही करेंगे, अभी छोड़ो। ठीक है, Z की वैल्यू 3200 से 5% अधिक है, तो मैं Z2 की बात करूं तो ये 3200 से 5% अधिक है, तो मैं सीधा बोल दूं कि 105/100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 105 मल्टीप्लाई में 32 कर लेंगे। 105 मल्टीप्लाई में 32 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 3 एकम 3 है, 3 1 5 0, 3 1, या फिर इसको भी करने की जरूरत नहीं है, मैं Z2 को सीधा ये बोल देता हूं ना कि 32 मल्टीप्लाई में 105। अभी तो इक्वेशन मेरी और बनेगी, क्योंकि मेरे से तो बोला है, क्या बोला है, मेरे से Z1 निकालने को बोला है। अगर Z2 ये है, अगर Z2 ये है, मेरे हिसाब से तो वैल्यू Z2 की 100 है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो Z2 की वैल्यू जो है वो 100 है। अगर मेरे हिसाब से वैल्यू जो है Z2 की 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 32 मल्टीप्लाई में 105। 100 की वैल्यू मेरी हो गई 32 माइनस में 105। एक सेकेंड रुक जाओ जरा, 5% अधिक है। ठीक है, 95 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अरे नहीं नहीं सॉरी, एक चीज हमने यहाँ पे गलत कर दी है। 95% कम था, मैं वही तो कह रहा है, कट वट क्यों नहीं रहा। 95% कम था यानी कि 100 था, तो 95 कम यानी कि 5 हो जाएगा। 100 की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो 5 की कितनी होगी? 20 से डिवाइड हो जाएगा। 32 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 105 और मल्टीप्लाई में 5, और ये आ जाएगा भैया जी 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 25 और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई में 8 यानी कि कितना हो गया हमारा? 168 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक महाविद्यालय में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:2 है। 20 लड़के महाविद्यालय छोड़कर गए और 20 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई, यानी कि लड़कों में क्या हुआ, लड़कों में -20 हुआ और लड़कियों में क्या हुआ, लड़कियों में +20 हुआ। अब रेशो जो है वो 8:3 हो गया। तो x मान के करेंगे, x मान के नहीं करेंगे, मतलब x कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे। भैया 9 और 2 का रेशो है लड़के लड़कियों का, तो मैंने मान लिया कि 9x है, ये 2x है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 20 हो गया माइनस का, और लड़कियों के साथ क्या हुआ, लड़कियां 20 आ गई। तो जो नया रेशो है वो 8:3 बन गया। मैंने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन लिख के मैं बोल देता हूँ कि 9x - 20 अपोन में, रेशो का मतलब अपोन ही होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, प्लस में 20 इज इक्वल टू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हमारा 27x माइनस में 60 इज इक्वल टू 16x प्लस में 8 दूनी 16, 160। 60 उधर चला जाएगा, 16 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 4 11x इज इक्वल टू 220 के। x की वैल्यू आ जाएगी 20 के। x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो लड़कों की आरंभिक संख्या पूछी है, यानी कि 9x की वैल्यू पूछी है। 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9 मल्टीप्लाई में 20 यानी कि 180 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 200% है। ठीक है, इस लाइन को देखते ही मैं बोल देता हूं भैया अगर सीपी 100 है तो उस पे जो प्रॉफिट है वो 200 हो जाएगा, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, जितना चीजों को सिंपल रखो उतना बढ़िया है। अगर फ्रैक्शन व्रैक्शन के ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। जहां जरूरत हो वहां पे फ्रैक्शन करनी है, वरना सिंपल चीजों को रखते हुए चलो कि मैं 200 को लिखूंगा फिर मैं 1/5 बोलूंगा इसको, ना ना, सीधा सीधा बोलते चलो। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य समान रहता है। अब मेरे को सीपी पता है, मेरे को प्रॉफिट पता है, मेरे को एसपी नहीं पता, लेकिन मैं एसपी निकाल तो सकता हूँ। एसपी क्या होता है मेरा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी 100, प्रॉफिट 200, तो मेरा एसपी कितना निकल के आ गया, 300 आ गया। अब अगली लाइन में इसने बोला क्रय मूल्य 50% की वृद्धि हुई, तो सेकंड जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो सीधा सीधा 150 हो जाएगा। 100 का 50% 50 ही होता है, और विक्रय मूल्य उतना का उतना ही रहता है, 300 का 300 ही रहता है। तो क्वेश्चन ने मेरे से बोला कि लाभ विक्रय मूल्य का कितना, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने प्रॉफिट जो है वो एसपी पे पूछा हुआ है, ना कि सीपी पे पूछा। जनरली क्या होता है, प्रॉफिट सीपी पे होता है, अनटिल अनलेस वो बोला ना जाए कि एसपी पे काउंट करना है। इस केस में एसपी पे काउंट कर रहा है तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है। ठीक है, इसमें अगर आपने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी, सीधा पूछा लाभ पूछा हुआ है निकाल दो, और आएगा, मैं भी दिखाता हूं आपको, आएगा इन ऑप्शंस में से आएगा। और 150 अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 150 का। मेरे से प्रॉफिट काउंट करने को कहा है एसपी पे, मैंने बोला भैया प्रॉफिट हुआ है 150 पे, एसपी पे काउंट करने को कह रहा है, यानी कि 300 डिवाइड में जाएगा और 100 मल्टीप्लाई में 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 पंजे 15, 50% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीधा लाभ बोल के बोल देता कि ये तो लाभ निकालना तो इस पे ही होगा, किस पे होगा, लाभ निकालना है तो सीपी पे ही होगा। तो अगर यहाँ पे 150 का लाभ हो रहा है और 150 पे ही हो रहा है तो 100% का लाभ हो रहा है। अगर गलती से यहाँ पे ऑप्शन होता कोई 100% का, तो कम से कम तो मान के चलो 60% तो उस पे लगा के आते, और 60%, अगर 100 का ऑप्शन नहीं है तो मैं अब भी मान के चल रहा हूँ कि 50% लगभग 30-40% के आसपास ही लोगों पर निकला होगा। 30-40 ज्यादा से ज्यादा खींच के जितने बैठे थे उससे ज्यादा नहीं निकला होगा, और उससे ज्यादा ना तुक्के मार के आए होंगे, तुक्के बहुत मार गए होंगे इस क्वेश्चन में कि निकलना तो चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर तो मिल जाएगा, 120 लगा देता हूँ या 80 लगा देता हूँ, या फिर मेरा ये 100% के आसपास बैठ रहा है तो 100, 120, 80, 120 में से कोई सा एक लगा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किस पे काउंट करवा रहा है। कभी कभी वो एमपी पे भी काउंट कराता है, लेकिन मैंने एक बार ही क्वेश्चन देखा है, उससे ज्यादा देखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट चलते हैं 7 के पास। पी अकेले एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उस कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इंडिविजुअली पी का दिया हुआ है, साथ में क्यू आर का दिया हुआ है, और मेरे से पी क्यू आर का पूछा है। मेरे को 2 इक्वेशन दिए, मैं टोटल वर्क तो निकाल सकता हूं। मैंने बोला पी जो है वो 36 दिन में करता है,
और Q प्लस R जो है वो 45 दिन में करते हैं। तो मैं यहाँ से अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में कैसे लूंगा, 45 बड़ी वाली संख्या मल्टीप्लाई में जो फैक्टर नहीं है इसमें, तो ये 9 चौक 36 है, 9 पंजे 45, 9 तो यहाँ पे है लेकिन 4 नहीं है, तो 45 चौक का बोल देता हूँ। ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अगर यहाँ पे मैं टाइम की बात करूं और यहाँ पे वर्क की बात करूं और ये टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो 36 से अगर मैं देखूं तो 5 आएगा, 36 से इसको काटूंगा, 45 से इसको काटूंगा तो 4 आएगा। उसने बोला पी क्यू आर कितने दिन में खत्म कर लेंगे। पी क्यू आर मेरे को दिख रहा है कंबाइंड होके पी क्यू आर जो है एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 45 मल्टीप्लाई 4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20, 20 डेज जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड दीजिएगा, पानी खत्म हो गया शायद, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। यदि x इज इक्वल टू 2/3 y के है तथा y इज इक्वल टू 3/4 z के है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सिंपल मेरे को दिया हुआ है, मैं निकालता हुआ चलता हूं भैया। आपके लिए थोड़ी सी फ्रैक्शन को ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं आगे बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 3x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे को ये ना करना हो तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि y की वैल्यू अगर बट्टे में कुछ दिया हुआ है तो वो है और x की वैल्यू अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से करता हूं, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो बट्टे में दी हुई है वो है, तो z की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो मैंने बोला भैया मैं x y z ऐसे लिखने में कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे ही करो। x की वैल्यू मेरी पहली इक्वेशन के हिसाब से 2 है और y की वैल्यू 3 है। दूसरी इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू जो है वो मेरी 3 है और z की वैल्यू क्या है मेरी 4 है। बस खत्म, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाना तो नहीं पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की क्लास है। 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 2 3 4 जो है वो हमारा रेशो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम फ्रेम करा गया है, पिछली पहली शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था फ्रेम में, आंसर थोड़ा अलग था, फ्रेमिंग बिल्कुल ठीक थी, यही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रेमिंग यही थी। दो व्यक्ति एस और टी 11:45 पूर्वाहन पर एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर खड़े हैं। मैंने बोला एस यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपोजिट खड़े हुए ना, तो टी यहाँ पे खड़ा हुआ है, 11:45 हो रहे, अभी तक कुछ चला नहीं है, डिस्टेंस जो है उनके बीच का 120 किलोमीटर है। क्वेश्चन ने बोला 15 मिनट बाद एस 24 किलोमीटर की गति से चलना स्टार्ट करता है। 11:45 हो रहे थे, 15 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 12 पीएम हो जाएंगे। 12 पीएम पे एस चलना स्टार्ट करता है यू की ओर, एस चलना स्टार्ट करता है यू की ओर, इस तरफ चल रहा है, कितनी गति से भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर उसने कहा जबकि 2 बजे अपराह्न यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एस से दूर चलना स्टार्ट करता है, एस से दूर चलना स्टार्ट करता है, यानी कि इसकी जो गति है वो इधर की तरफ है, और कितने बजे चलना स्टार्ट करता है, 2 बजे 2 पीएम पे, और मेरे को स्पीड कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड की तो मैं सीधी सीधी बात करूं तो रिलेटिव स्पीड तो अंतर हो जाएगा, अंतर मेरा आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि ये 12 बजे चल गया था, ये 2 बजे चला है, तो इसने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे का ट्रेवल कर लिया होगा। 2 घंटे का ट्रेवल यानी कि 24 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 48 किलोमीटर चल गया होगा ये। अगर 48 किलोमीटर चल गया होगा तो ये यहाँ कहीं होगा, और इसके और टी के बीच में 2 बजे कितनी दूरी होगी, 120 माइनस में 48 कितना होता है हमारा 60 70 72, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा होगा। अब एस यहाँ पे खड़ा है, टी यहाँ पे खड़ा, दोनों चल गए और एक ही तरफ को चल गए, तो स्पीड इनकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, डिस्टेंस इनके बीच का 72 आवर्स हो गया। वे अगले दिन किस समय पे मिलेंगे, तो मेरे को उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने बोला डिस्टेंस मेरे को पता है, मेरे को स्पीड पता है, तो मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। तो टाइम मेरा क्या होगा 72 अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 आवर्स के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 18 आवर्स के बाद अगर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं
तो कोई मुझे बताएगा, सॉरी बताएगा लाइव थोड़ी ना चला, तो मुझे ये बताओ कि 2 बजे यहाँ पे 2 बज रहे थे, यहाँ पे 2 बज रहे थे, और 2 बजे के बाद 2 पीएम के बाद 18 आवर्स के बाद पहली बात तो एएम हो जाएगा, प्लस में 18 आवर्स हो जाएंगे तो एएम हो जाएगा। 2 के बाद 12 घंटे बाद 2 एएम हो जाएंगे, 2 एएम हो जाएंगे तो 6 घंटे बचेंगे, 6 और जोड़ देंगे तो 8 एएम पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम फ्रेम का क्वेश्चन था, मैं इसलिए कहता हूं कि प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको चीजें मिलती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चंस में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 6ठी क्लास डलेगी आज, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये सिर्फ 6 क्लास अगर जिसने कर ली तो सुपरिटेंडेंट की तो देखो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेट्रॉन के पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे 40 में से भी, तो बहुत आराम से, बहुत इजीली, और मैं ढूंढने बैठूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन फ्रेम टू फ्रेम, ये इस तरीके से, बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम था। कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ 6 क्लास से, 20 तो ज्यादा हो गए खैर, लेकिन हाँ 15 से 16 क्वेश्चन तो मैं भी निकाल दूंगा और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, 10 से 12 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे मैंने यूं क्यों कहा कि सुपरिटेंडेंट की तो मैं कहता नहीं, सुपरिटेंडेंट में थोड़े पेपर अच्छे बनाएगा क्योंकि पोस्ट कम थी, पोस्ट कम थी, बच्चे ठीक ठाक है, बाद में वैसे फिजिकल है लेकिन थोड़ा सा पेपर आ पाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विवेक 10 बजे पूर्वाहन 64, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम फ्रेम होके आ रखा है पिछली उसमें सेट्स में। विवेक 10 बजे पूर्वाहन 64 किलोमीटर की गति से स्टार्ट करता है चलना। नीरज विवेक के 3 घंटे बाद 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना स्टार्ट करता है। किस तरफ चलना स्टार्ट करता है ये नहीं दिया, हाँ ये रहा, एक ही दिशा में। नीरज दोनों ने एक ही स्थान से शुरू किया, एक ही स्थान से शुरू करा और एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं, भैया जो पहले चलने वाला था वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, दूसरे वाला जो चल रहा है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी मेरी 2 और 3, 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर मेरी रिलेटिव स्पीड आ गई। भाई अब मैं लिख लेता हूं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम करने के लिए, कि विवेक है 10 बजे पूर्वाहन यानी कि एएम पे चलना स्टार्ट करता है, कितने की गति से, 64 किलोमीटर की गति से। एक दूसरा बंदा आता है जिसके लिए हम दूसरा पेन ले लेते हैं, एक दूसरा बंदा आता है नीरज, नीरज क्या करता है 3 घंटे बाद आता है, 10 बजे गए तो नीरज कितने बजे आया हुआ, 1 पीएम पे आया हुआ, 3 घंटे बाद 10 से 3 ऐड हो जाएंगे, 1 पीएम पे नीरज चलना स्टार्ट करता है कितने की गति से, 96 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो मैं अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो मैंने यहाँ पे निकाल ली कि रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ को चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तरफ को चल रहे हैं तो 32 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, 32 किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर मैं बात करूं, और क्या बात कर सकता हूं, मेरे साथ 2 कथन पूछे हुए हैं, तो पहला तो पूछा हुआ है मिलेंगे किस टाइम, ये निकालना पड़ेगा हमको। भाई निकालने के लिए मैं बोलूंगा दोनों चल रहे थे, तो विवेक अगर पहले चल रहा था तो विवेक ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था जब तक कि नीरज ने चलना स्टार्ट करा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था मेरे को तो नहीं पता अभी। मैंने बोला अगर ये 64 किलोमीटर की गति से चल रहा है और नीरज 3 घंटे बाद चल रहा है तो ये 64 मल्टीप्लाई में 3 इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, यानी कि नीरज और विवेक के बीच में गैप बन जाएगा कितना, 64 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, डिस्टेंस इतना हो गया हमारा। अब इसको 32 के हिसाब से इसे कवर करना है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस मेरे को पता है ये है, स्पीड मेरे को पता है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, वो हमारी 32 किलोमीटर पर आवर है। मैं डाल देता हूँ 64 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 32, 32 टू जार यानी कि 3 और 6 आवर्स में जो है ये आपस में मिल जाएंगे, तो 6 आवर में मिलेंगे। यहाँ पे बच चुके हैं 1, यहाँ पे बच चुके हैं 1, अगर 1 पीएम से 6 घंटे और बाद मिलेंगे तो 7 पीएम हो जाएगा, बिल्कुल 7 पीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नीरज और विवेक एक दूसरे से 7 बजे अपराह्न को मिलेंगे। एक मिनट और देख लेता हूं, पूर्वाहन, ठीक है, अपराह्न को ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसने ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। 6 बजे अपराह्न को नीरज और विवेक के बीच में विवेक के द्वारा तय की गई कुल दूरी 990 किलोमीटर होगी। 6 बजे तक ये कितना चल लेगा भाई, ये चल लेगा 6 बजे तक, 10 से 6 तक ये चलेगा कितने घंटे, 8 घंटे, 8 आवर्स। स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर,
तो अगर मैं निकालूं कि विवेक कितना चल लेगा, विवेक हमारा चल लेगा कितना, विवेक हमारा चलेगा भैया 64 किलोमीटर पर आवर की गति से 8 घंटे में, 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 8 छिंग 48 और 3 51, 512। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये 6 बजे तक कितना चल लेगा, 6 पीएम तक, 6 पीएम तक, हाँ 6 पीएम तक कितना चल लेगा, ये चलेगा 5 घंटे। स्पीड कितनी है इसकी, 96। तो अगर मैं नीरज की बात करूं तो नीरज चलेगा कितना, 96 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30 यानी कि 480 किलोमीटर। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं 6 बजे तक कितना ट्रैवल कर लेंगे, तो ये कर लेंगे 992 किलोमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए था या फिर बाद में जो रेक्टिफाई होकर आएगा वो आएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये डीएसएसबी की तरफ से मार्क गलत करा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने बिल्कुल सही निकाला है, बिल्कुल सब चीजें ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। ऑब्जेक्शन डला होगा या अपनी तरफ से रेक्टिफाई करेंगे वो देखनी पड़ेगी, मेरे को नहीं पता डीएसएसबी का, क्योंकि उनके बाद में कोई आंसर की आती भी नहीं है, कोई निकलवाता तो ही आती। यदि समय अवधि 15 वर्ष से बढ़ जाती है तो 2000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 75 रुपए से बढ़ जाती है। मतलब कोई साधारण ब्याज उसे 2000 रुपए किसी टाइम पे मिल रहा था, मेरे को नहीं पता, एक्स टाइम था। अब क्या हुआ, 15 साल एक्स में प्लस हो गए, भाई एक्स टाइम पे उसको 2000 रुपए ब्याज मिला। नहीं नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है, मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा बेवकूफ बना रखा है इन्होंने, बेवकूफ बना रखा है, पता नहीं खुद ही बेवकूफ है। ये राशि वाशी नहीं बढ़ती, ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है। ये प्रिंसिपल है, एक राशि जो है ये प्रिंसिपल है, इस पे जो साधारण ब्याज है वो 7500 रुपये हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज से इतने रुपए बढ़ जाती है, यानी कि ये अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। एक समय अवधि 15 वर्ष से बढ़ जाती है, ये वाली जो लाइन है ना, से बढ़ जाती है, फालतू की लाइन है। 15 वर्ष के साधारण ब्याज जो है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है, 15 वर्ष के साधारण ब्याज की आपसे बात कर रहा है। तो 15 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिला, ये अमाउंट नहीं है, ये भी साधारण ब्याज है, से बढ़ जाती है, पता नहीं क्या लिख रखा है। तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो हमारा 7500 है। 15 वर्ष में हमको 7500 रुपए मिलते हैं, तो एक वर्ष में कितने मिलेंगे, 15 पंजे 75, 500 रुपए। अगर एक वर्ष में मेरे को 500 रुपए मिल रहे हैं और 2000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, तो मैं अगर रेट परसेंट की बात करूं तो कितना होगा, 500 अपॉन में 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से ये खत्म, 5 से ये 25% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ थी इस क्वेश्चन के ना, मतलब एक बार पढ़ने में आएगी नहीं। एक सेकंड दीजिएगा, आप अगला क्वेश्चन पढ़ो इतने और ठीक है, एक सेकंड आप पढ़िए, मैं पढ़ लेता। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, आंसर भी निकाल दिया होगा। जैसे मेरा कहना है कि डीएसएसबी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, आप ये पूछना चाहेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया, त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया। इसको देखते ही मेरे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये आर की बात कर रहा है, या तो 2 पाई आर की बात करेगा या तो पाई आर स्क्वायर की बात करेगा। परिमाप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल पे स्क्वायर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, मेरे से क्षेत्रफल पूछ लिया भैया, 2 पाई आर, ये तो हमारा परिमाप होता है, और पाई आर स्क्वायर परिमाप को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस, और ये हमारा होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया इंग्लिश में। ठीक है,
2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो एक ही बार आया है तो यहाँ पे क्षेत्रफल पे उतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि आर पे पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आर आया है 2 बार तो क्षेत्रफल पे उतना फर्क पड़ेगा जितना कि 2 बार में पड़ेगा। और 2 बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो हमारा मोस्ट फेवरेट है टाइप, ठीक है, a मल्टीप्लाई बी बाई 100। अगर एक 20 के सेट में 2 क्वेश्चन ना आए तो क्या बात नहीं, ये तो आने ही आने, ठीक है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में इसको डाल देता हूं, 25% की बात कर रहा है, a प्लस बी कितना हो जाएगा 50, प्लस में 25 25 25 625 625 पॉइंट लगेगा 6 के बाद यानी कि 6.25। एक लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, एक लाइन की भी जरूरत नहीं है। दिमाग में अगर तेजी है, बादाम ठीक काम कर रहे हैं सुबह वाले खाए हुए, तो आपका बिना पेन उठाइए 56.25 हमारा कंप्लीट हो जाता है। फॉर्मूले को रट लो, 2 क्वेश्चन फ्री के हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो फ्री के हैं, 40 के साइड में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फ्री के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या के 44% का 25% 121 है। 44% का 25% 121 है। मैं सीधा सीधा लिख लेता हूं, मैं संख्या को x मान लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x मान के डरना नहीं है। 44% यानी कि 44/100 मल्टीप्लाई में 25% यानी कि 25/100 इज इक्वल टू 121 के। काट लेते हैं 25 चौका 100, 4 से इसको काट लेते हैं 11, वो 11 को इससे काट लेते हैं 11 11 121, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई होके के 100 ऊपर चला जाएगा तो 1100 आ गई, ठीक है, 1100 आ गई। 1100 आ गई तो मेरे से पूछा है 1100 का 16%, तो मैं 1100 का 16% निकाल देता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 176। सिंपल सा क्वेश्चन था। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी 11 मल्टीप्लाई 6 करके, सॉरी 16 अपन में 100 करके भी इसको निकाल सकते थे, एक बार मैंने पहले कराया है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को आते हैं, आधा घंटा बचा है आपकी क्लास अपलोड होने में, फटाफट कंप्लीट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एक सेकेंड, ऊपर क्यों नहीं होता है। हाँ, यदि 8/3 t इज इक्वल टू 3v के और 8/3 s के, तो हमें बताओ, हमें 3 चीजें दी है, तीनों बराबर बराबर दी हुई हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिंपलीफाई करके दिखाऊं या फिर वैसे ही कर दूं। चलो एक काम करते, सिंपलीफाई करते थे, ठीक है, क्योंकि 8/3t इज इक्वल टू 3/v, किसी को परेशानी होगी तो इस तरीके से कर सकता है, 8/3s। जब आपको ये तीनों दे रहे हैं और तीनों के फ्रैक्शन में कुछ कुछ है तो आप कुछ मत करो, फ्रैक्शन वाले को हटाने की कोशिश करो। अगर मैं इस फ्रैक्शन वाले को हटाने की कोशिश करता हूं तो मेरे को तीनों में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। मैं तीनों के तीनों में ही 3 की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। जैसे मैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8t इज इक्वल टू 3t, यहाँ पे तो कुछ नहीं है नीचे, तो इसमें सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9v के इज इक्वल टू 3, इससे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 कट के ये आ जाएगा 8s, ठीक है। अब ये सिंपल सा बन गया। अब मैं पहले इन दोनों का देख लेता हूं। मैंने बोला कि ये जो है v जो है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो मैंने लिख लिया क्योंकि v बीच में कॉमन है, लेना है हमें, तो t v और s लिख लिया। मैंने बोला t की वैल्यू कितनी है 9 और v की वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से 8। मैंने ले लिया दूसरा पेन, मैंने बोला अगर v की वैल्यू है 8 तो s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है हमारी 9। अगर t की वैल्यू 8 है तो s की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है। अब मेरे को दिख गया यहाँ पे तो v कॉमन है, v कॉमन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t कितना 9, क्योंकि कट जाएगा फिर 9। अब बाकी आप देख लेना करके, ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है, 8 तो 64 नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। और ये वैल्यू कितनी आ गई 8 और ये वैल्यू आ गई 9, तो टी वी और एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, टी वी एस की वैल्यू आ गई 989, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। यहाँ पे इसने 64 पता नहीं किस हिसाब से कर रखा है, ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, को तो क्वेश्चन में आंसर ही फाइंड नहीं है, तो इसका नंबर सबको मिलेगा आपके, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आंसर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन गलत हो गए 20 के सेट में, पता नहीं क्या ही करता है टीएसएसबी, मेरे को समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15, 3 कप में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रम से 11-10, 10-13 और 2-1 है। 3 कप है भाई, एक में है 11-10, दूसरे को मैं लिख लेता हूं दूसरे कलर से,
दूसरे में है हमारा 10 13 और तीसरे को मैं लिख लेता हूं तीसरे कलर से। थोड़ा कलरफुल मामला भी होना जरूरी है। तीसरा कलर कौन सा लें? तीसरा कलर ये ले लेते हैं। तीसरा कलर ले लेते हैं ये थोड़ा हल्का पड़ जाता है ना बोर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला 11 10 10 13 और 2 1 के अनुपात में, ठीक है। पहले कप से 21 लीटर, पहले कप से 21 लीटर, दूसरे कप से 23 लीटर, तीसरे कप से कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तीसरे कप की हमें नहीं बताई है, जिससे कि तीनों कप में अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 और 1 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 1 और 1 चाहिए। मैंने बोला 21 लीटर मेरे हिसाब से जोड़ के भी 21 आएगा, तो यानी कि 11 लीटर इससे लेगा और 10 लीटर इससे लेगा, 23 लीटर। तो मेरे हिसाब से भी तो वैल्यू 23 ही आएगी जोड़ के, इनकी वैल्यू भी तो जोड़ के 23 आएगी। 23 इज इक्वल टू 23 लीटर के, तो एक की वैल्यू 1 लीटर। इसी तरीके से 21 की वैल्यू 21 लीटर, तो 1 की वैल्यू 1 लीटर, तो 11 की वैल्यू 11 लीटर, 10 की वैल्यू 10 लीटर। यहाँ पे 10 की वैल्यू 10 लीटर और 3 की वैल्यू 13 की वैल्यू, सॉरी 13 की वैल्यू 13 लीटर। ठीक है। अब मेरे को नहीं पता तीसरे कप में से क्या निकाला क्या जोड़ा, लेकिन मेरे को दो का तो पता चल गया। मैं एक काम करता हूँ, दोनों का सम निकाल लेता हूँ। मैंने बोला ये जो दूध है मैं इसको एक जगह जोड़ लेता हूँ, कितना आ जाएगा 21 लीटर। और मैंने बोला कि ये जो पानी है, ये पानी कौन सा है, ये पानी है हरा, ये पानी जो है इस पानी को मैं अलग जोड़ लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारा 23 लीटर। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ और ऐड होना है, मेरे को नहीं पता, मैंने एक्स ऐसे ही लिखा है। ठीक है, मैंने वैसे ही लिखा है अभी, मतलब मानने के लिए एक्स लिखा है मैंने सिर्फ। मैंने बोला कुछ कुछ ऐड होना जिसकी वजह से इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं कुछ कुछ ऐड करके इनको इक्वल करना चाह रहा हूं तो मैं एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। मतलब इतना भी दिमाग नहीं लगाना कुछ खास। मेरे को एक एक का अनुपात चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां से 2 उठाना पड़ेगा। इसको, ये जो 2 का गैप है, ये जो इनके बीच का 2 का गैप है, इसको कवर करना पड़ेगा। और मेरा जो ये बंदा है जो तीसरा कप लेके खड़ा हुआ है, इसके जो रेशोज हैं वो 1 और 2 के हैं, 2 और 1 के हैं। यानी कि ये ज्यादा है, यानी कि गैप तो कवर कर पाएगा ये। लेकिन एक बार में तो एक गैप कवर कर पाएगा, दूसरी बार में दूसरा गैप कवर कर देगा। यानी कि अगर मैं इसका दुगुना इसमें जोड़ दूं, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, तो ये जो 2 का गैप है इस 2 के गैप को कवर कर देगा। तो मैं 4 लीटर इसमें जोड़ के एक बार देख लेता हूँ 25 लीटर, और 2 इसमें जोड़ के देख लेता हूँ 25 लीटर। क्या मेरा 1 और 1 का अनुपात बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो मैं इस 2 के गैप को खत्म करने के लिए इनके बीच में 2 का गैप बना देता हूं। इनके बीच में मैंने 2 का गैप बना दिया, मेरा आंसर आ गया कितना, तीसरे कप से मैं टोटल 6 लीटर मिश्रण को उसमें मिलाऊंगा, तो मेरा जो अनुपात है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा ग्रुप में, चलो डाल देते हैं, एक एक स्क्रीनशॉट करके डाल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि प्रत्येक सेब को 60% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 64 रुपए में 12 सेब कम खरीद पाता है। भाई 12 कम क्यों खरीद पा रहा है? क्योंकि मूल्य जो है वो 60% बढ़ गया, क्योंकि रेट को 60% बढ़ा दिया गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो 12 सेब कम खरीद पा रहा है। यानी कि 64 रुपए में 12 सेब और खरीद पाता अगर उसका रेट ना बढ़ा होता। तो मैं बोलूं अगर 64 रुपए पर 60% के रेट की वजह से वो 12 सेब नहीं खरीद पाता, सेब को बोलते हैं एप्पल, सेब को एस नहीं बोलते। ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि 12, 0 से 0 कट गई, तो यहां से मेरी एक एप्पल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक एप्पल इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में रख लेते, काटने का कोई मतलब लग नहीं रहा मेरे को, या काटू, ठीक है काट लेते, कोई दिक्कत नहीं। 12 से काट लेते 6 दूनी 12, और 2 से काट लेते 2 तिया 2 दूनी, यानी कि 3.2 रुपीज। 3.2 रुपीज एक सेब की, एक एप्पल की कीमत आ गई हमारी 3.2 रुपीज। अब ये कीमत कब की आई है, ये कीमत आई है जब रेट जो है वो 60% बढ़ चुका है। क्वेश्चन ने अभी की तो पूछी नहीं है, उसने पूछा आरंभिक मूल्य। आरंभिक क्या होगा, आरंभिक 60% कम होगा। यानी कि रेट जो है अगर वो 100 से 160 हुआ था, तो ये जो वैल्यू आई है 3.2, ये 160 की वैल्यू आई है। 160 की वैल्यू आई है, तो मैं बोल सकता हूं कि 160 की वैल्यू 3.2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.2 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 160, 160 मल्टीप्लाई बाई 100। इस जीरो से यहाँ पे जीरो रखेंगे, दोनों से कट जाएगा, 16 दूनी 32,
यानी कि 2 रुपए जो है वो आरंभिक कीमत आ जाएगी सेब की। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक सिंपल एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ होमवर्क में, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 एंड बोट इज कितनी 25। हाउ मच टोटल टाइम विल बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी की गति में और अप स्ट्रीम का मतलब नदी के विपरीत। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए। भाई मैं अगर बात करूं, अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, यूएसएस की बात करूं, तो ये होगा अप स्ट्रीम की बात करूं तो ये होगा बोट माइनस में स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं डीएसएस की बात करूं तो ये होगा हमारा कितना, सॉरी 25 प्लस में बोट प्लस में स्ट्रीम इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नदी के विपरीत जब नाव चलेगी तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, और जब नदी के विपरीत चलेगी तो वो सॉरी नदी के साथ चलेगी तो उसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मेरे से क्या बोला कि 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। मेरे को पता टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड मेरे को यहाँ पे दोनों की मिली गई, डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो मैं बोलता हूँ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलेगी तो स्पीड होगी 5, तो इसे इतना टाइम लगेगा। इन टोटल मेरे से पूछा है तो मैं प्लस यहीं पे 9 कर देता हूँ। डाउन स्ट्रीम चलेगी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो 9 पंजे 45, ये आ जाएगा हमारा 1/5, 1/5 और ये 4/5, तो कुल मिला के 5/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। यानी कि 1 आवर के टाइम पे ये जो है इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, 2 क्वेश्चन बचते हैं बस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। JKL 3 छात्र हैं, JKL 3 छात्र हैं, L को K से 52% कम अंक मिलते हैं। भाई पहली कंडीशन में इसने बोला J को K से 52% कम यानी कि 100 और ये 48। अगली में बोला जबकि लिखना चाहिए था कायदे से, तथा L से 56% कम मिलते हैं। L से 56%, अब पूरी लाइन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। J को K से 52% कम अंक तथा L से 56% अधिक मिलते हैं, यानी कि दोनों ही बातों में ये जो कंपैरिजन करा रहा है वो इसका करा रहा है। पहले कंडीशन में J का K से, दूसरी कंडीशन में J का L से। तो दूसरी कंडीशन में J का L से कंपैरिजन बोल देते हैं। L से 56% अधिक, यदि L को 100 मिलेंगे इसको 56% अधिक यानी कि 156 मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा J कॉमन है, लेकिन ये तो संख्या बहुत बड़ी बड़ी आ गई, बड़ी बड़ी आ गई तो काट लेते हैं। बड़ी बड़ी आ गई तो काटेंगे, तो ये आएगा 25, 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 12। ठीक है, अब मेरे को J, K और L है, तो मैं J को बीच में डालूंगा, K, J और L है। K कितना है मेरा 25, J इसके हिसाब से कितना है 12। अगली वाली कंडीशन में मेरा L जो है वो कितना है 25 और इसके हिसाब से J कितना है 39। अब अगर मैं देखूं तो मेरा मल्टीप्लिकेशन थोड़े बड़े मिल रहा है, तो मैं आगे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूं। यदि K को 1300 अंक प्राप्त हुए, K को 1300 अंक प्राप्त हुए, तो क्या मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? मैंने बोला भैया एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बोल देता हूँ 25 मल्टीप्लाई में 39, इसको मल्टीप्लाई करके बोल देता हूँ 12 मल्टीप्लाई में 39, इसको मल्टीप्लाई करके बोल देता हूँ 25 मल्टीप्लाई में 12। ठीक है, ये मेरे तीनों के रेशो आ गए। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं कर रहा, पूरा मल्टीप्लाई करने का मेरे को कोई सेंस दिखता नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। मेरे को यहाँ पे के अंक बोले हुए 1300, मेरे हिसाब से कितने, मेरे हिसाब से है 25 मल्टीप्लाई में 39 इक्वल टू 1300 के। और मेरे को निकालने किसके, मेरे को L के निकालने, मेरे को L के निकालने, मेरे को निकालना है 25 मल्टीप्लाई में 12 के। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि 1300 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 12, ये मेरा आंसर निकाल के दे देगा।
25 से मैंने 25 काट लिया, 13 तिया 39, 13 से ये 100 हो गया, और 3 चौक 12, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 400, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन खपड़ पपड़ हो गई है, उसको थोड़ा सा अपना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे सुन के अपना उतार लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे 400 जो है करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, एक पाइप ए और बी एक खाली टंकी को अकेले क्रम से 90 और 135 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले उसे संपूर्ण भरी हुई टंकी को 108 मिनट में खाली कर सकता है। 3 दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, तो मैं कैपेसिटी निकाल सकता हूं। मैंने बोला ए बढ़ रहा है, ए भर रहा है, ए जो है वो प्लस कर रहा है, बी जो है वो प्लस कर रहा है, सी जो है वो माइनस कर रहा है। ए 90 मिनट में पूरा भर रहा है, बी 135 में भर रहा है, सी 108 में भर रहा है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आएगा 135। 135 हमारा एलसीएम आ जाएगा, नहीं हमारा एलसीएम नहीं आएगा, हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं एलसीएम में। उसके बाद मैं टुकड़े देखूंगा। मैंने बोला ये 90 जो है वो 9 मल्टीप्लाई में 10 है। 9 मल्टीप्लाई में 10 का मतलब ये है कि अगर मैं 15 छिक्का 90 बोलूं और 15 छिक्का 90 और 15 निम्मा, 15 छिक्का 15 निम्मा है, ये 15 छिक्का है, ये 15 निम्मा है, यानी कि इसका जो 2 है बस इसमें वो नहीं है। बाकी आपका जो एलसीएम का तरीका आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने 108 को देखा, मैंने 108 को देखा, ये तो भैया 9 और ये कितना है 12 है। 12 को मैंने और देखा तो 3 और 4 है। मैंने बोला 9 इसमें है, उसके बाद भी 3 बच जाता है, तो 9 और 3 दोनों नहीं रह जाएंगे। 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका 1 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। यहां से मैं निकाल लेता हूं कि टोटल वर्क 135 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि कितना हो गया 270, 540 हो गया। टोटल वर्क मेरा 540 निकल के आ गया। 9 छिक 54, 13 चौका और 108 पंजे, यानी कि इनका जो काम है 6 प्लस कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है, 5 माइनस कर रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला आगे अगली कंडीशन में, सबसे पहले दोनों पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है 48 घंटे के लिए। भाई ए प्लस बी को खोला गया 48 घंटे, तो मैं ये बोल सकता हूं ए और बी मिलके एक घंटे में 10 काम कर रहे हैं, तो 48 घंटे में 480 काम कर लेंगे। 540 टोटल है, 480 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है हमारा, यहां से ऐसे एरो डिपिक्ट करते हैं। बचा हुआ काम मेरा कितना है, बचा हुआ काम है मेरा 60। अब क्या हुआ, अब सी भी खोल दिया, सी भी खोल दिया, तो 6 और 4 10 तो प्लस का काम हो रहा है, लेकिन उसमें से 5 माइनस कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी जो है टोटल मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करें तो 60 काम कितने टाइम में खत्म कर लेंगे, 60 अपॉन में 5, टोटल वर्क अपॉन में एक घंटे का काम, यानी कि 12 आवर्स में ये खत्म कर लेंगे इसको। तो टंकी भरने में संपूर्ण समय कितना लगा भाई, 48 घंटे तो यहाँ पहले लग गए थे, 12 घंटे और लग गए, यानी कि 48 प्लस में 12 कितना हो गया हमारा 60 आवर्स जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। 12:46 हो रहे हैं, जहां तक है 1:10 1:15 तक आपकी क्लास जो है वो आ जाएगी, और एक क्लास जीएस की आपकी आएगी कितने बजे, मैं जहां तक विचार कर रहा हूँ कि वो 5 बजे तक आ जाएगी, और एक क्लास मैथ की जो आपकी आएगी वो 8 से 9 के बीच में आएगी, ठीक है। आज जहां तक कोशिश करेंगे 3 क्लास मैथ की प्रोवाइड कर दें, और एक छोटी सी क्लास जीएस की जो मेरी तरफ से देख लेना, मैं तो कह ही रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो भी होगा रिव्यू आप उसके कमेंट सेक्शन में दे ही देते हो, वो आप देते रहना, और मिलते हैं आपसे शाम को, ठीक है।